अस्सलाम वालेकुम शराय दोस्तों से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज हम जो प्रोग्राम है हमारा ये व्लॉग जो है इसमें दो हिस्से हैं। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बात सामने आई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुज़िश्ता एक साल का जो फरवरी 2022 से फरवरी 2023 के दरमियान में बहुत सारे मुकदमात प्रिसाइड करके डिसाइड कर दिए और वो पहले नंबर पर हैं। और जस्टिस काजी फाइज़ ने सिर्फ 1300 मुकदमात किए दूसरे नंबर पे। और तीसरे जो सीनियर जजेस थे उनमें इजाजुल हसन साहब ने 4000, सरदार तारिक मसूद ने 3000 से ज़ायद और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 1000 से ज़ायद और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी 1400 के करीब 1400 से ज़ायद मुकदमात के फ़ैसले किए। वो एक पहलू है, जबकि एक इसका दूसरा पहलू भी है और दूसरा पहलू छुपाया गया है। और दूसरा पहलू ये है कि जजमेंट ना लिखने के हवाले से कौन से जज साहबान जो हैं वो पहले नंबर पे हैं और दूसरे नंबर पर कौन है, यही सारी तफसीलात जो हैं वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल माजी की तरह अपने वो जो है वो पहले नंबर पर हैं जिन्होंने सैकड़ों की तादाद के अंदर मुकदमात के फ़ैसले सुन के रखे हुए हैं, लेकिन उनकी जजमेंट्स नहीं लिखी गई हैं। हम उस फहरिस्त को ही देख लें तो उस फहरिस्त में जो है वो कहा गया था कि तकरीबन जो है वो 24,000 के करीब गुज़िश्ता साल का जो कंपैरिजन था कि फरवरी 2022 से लेके और 1 फरवरी 2023 तक जो है वो तकरीबन 24,000 के करीब मुकदमा जो हैं उनके फ़ैसले किए गए थे। और उसमें जो तरतीब थी वो कुछ यूँ थी कि उसमें एज़ प्रिजाइडिंग जज कितने दिन काम किया, वो चीफ जस्टिस ने 243 दिन काम किया और जो है वो टोटल डिस्पोजल एज़ प्रिजाइडिंग जज के तौर पे उन्होंने 8,796 मुकदमात के फ़ैसले किए थे। इस तरह से जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के हवाले से कहा गया कि उन्होंने 183 दिन जो है वो काम किया और एज़ ए प्रिजाइडिंग जज जो है वो उन्होंने 1323 मुकदमात के फ़ैसले किए और जस्टिस मकबूल बाकर ने 555 और इसी तरह से 4,664 जस्टिस इजाजुल हसन ने 1,720 जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने और 1,431 जो हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने और 287 जो हैं वो जस्टिस याया अफरीदी ने और इसी तरह से 1000 के करीब मुकदमा जो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने और जस्टिस बाकी जो जज साहिबान हैं उनमें 102 जो हैं वो फ़ैसले जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने किए। जस्टिस आयशा मलिक ने कोई जज प्रिजाइड नहीं किया बेंच, जस्टिस अतमिल्ला ने कोई बेंच प्रिजाइड नहीं किया, जस्टिस अज़हर हुसैन रिजवी ने कोई जज बेंच प्रिजाइड नहीं किया और जस्टिस शाहिद वहीद ने कोई बेंच प्रिजाइड नहीं किया है। और टोटल जो है वो जो है तकरीबन 22,843 मुकदमात के फ़ैसले। अच्छा, ये चीज़ तो सामने आ गई, लेकिन कुछ अदाद व शुमार जो हैं वो छुपाए गए। अब क्या, पहली बात तो ये है कि ये जो अदाद का गोरख धंधा है और इसमें इसका मकसद क्या था। ज़ाहिर है हर तरफ से ये तनकीद हो रही है कि चीफ जस्टिस क्योंकि अब आउट गोइंग हैं तो वो कोई ना कोई परफॉर्मेंस जो है वो अपनी दिखाना चाहते हैं और वो शायद ये दिखाना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा काम मैंने किया और बाकी जज साहिबान जो हैं उनकी वजह से ये पेंडेंसी है और उसमें वो अपने ब्रदर जजेस के हवाले से जो है अवाम उन्नास में कोई शकूक व शुबहात पैदा करते हैं। लेकिन कहानी का एक और दूसरा रुख भी है। कहानी का एक दूसरा रुख है और वो ये है कि जहाँ पर इतने मुकदमात हुए हैं, दूसरी तरफ ये भी होना चाहिए। अच्छा, ये जजमेंट जो है वो क्या होती है और फ़ैसला क्या होता है। फ़ैसला एक सदर का भी हो सकता है। मसलन कोई लीव टू अपील है, आप उसको कहते हैं कि उसको नोटिस किए बगैर आप डिसमिस कर देते हैं, तो ये कोई फ़ैसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप कोई ऐसा भी करते हैं कि इन्फ्रक्चर्स होने की बुनियाद पे आपने डिसमिस कर दिया और ऐसा भी है कि यकजा करके 100 मुकदमात इकट्ठे लगे हैं या 1000 मुकदमात इकट्ठे लगे हैं और उसमें एक कॉमन लॉ पॉइंट है उसको किया, तो अब ये 100 जजमेंट तो नहीं, एक जजमेंट होगी उसकी। तो जो असल जुडिशल परफॉर्मेंस है किसी जज की वो उसके इस बात से होती है कि उसने जजमेंट कितनी डिलीवर की है, कितने मुकदमात की समाअत की है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि अगर कंपैरिजन करें अमेरिका और बरतानिया का, बरतानिया में 12 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो इकट्ठी सुप्रीम कोर्ट बैठती है। इस तरह से अमेरिका के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इकट्ठी बैठती है।
तो जो है ये सारा तो हमारे यहाँ ये मुख्तलिफ़ बेंचेस बनाए जाते हैं। अब ये बेंचेस की तश्कील जो है वो भी एक फड्डे का शिकार है पाकिस्तान के अंदर। वो कानून जो आया वो अभी तक स्टे है, फिर वो डिलिस्ट भी हो गया है। तो अब उन बेंचेस अगर बनाए जाते हैं तो फिर उनमें मुकदमात कौन देता है और किस नौइयत के मुकदमात देता है और किस जज को कौन सा मुकदमा देना है, किसको नहीं देना है, किसको बेंच प्रिजाइड करवाना है, किसको नहीं करवाना है। तो वो जज साहबान जो साथ बैठे रहे हैं उन्होंने भी तो वो मुकदमात सुने। तो वो मुकदमात जो हैं वो अब अगर जज साहबान ने प्रिजाइड नहीं किया तो फिर इसका मतलब उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। तो ये मामला यहाँ नहीं है। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे ज़राए के मुताबिक जब ये सारे अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करने के लिए कहा गया तो उसके मुख्तलिफ पहलू भी थे और उसके अंदर एक और पहलू था और वो पहलू ये था कि जो मुख्तलिफ जो जज साहिबान हैं उन्होंने कितने मुकदमात के फ़ैसले किए और फ़ैसले तो हो गए। मतलब कोई एक मुकदमा है, उन्होंने कहा कि जी डिस्पोज ऑफ हो गया। अब उसकी जजमेंट नहीं लिखी गई है। तो वो जजमेंट ना लिखे जाने के हवाले से जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में छुपा लिए गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुतल्लिका अमला है उसने जारी नहीं किए या उनको जारी नहीं करने दिए गए हैं, वो बड़े दिलचस्प अदाद-ओ-शुमार हैं। और वो अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो उसमें अगर हम देखा जाए जहाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल पहले नंबर पर हैं कि उन्होंने इतने प्रिजाइड करके मुकदमात जो हैं उनके फ़ैसले किए, वहीं पे ऐसी सैकड़ों जजमेंट्स हैं, सैकड़ों। मैं कोई 10 या 5 की बात नहीं कर रहा। जो हमारे ज़राए हैं उनका ये दावा है कि कई 100 मुकदमात हैं जो कि चीफ जस्टिस जिन बेंचेस का हिस्सा थे या उनके फ़ैसले उन्होंने लिखना है और वो उनकी टेबल जो है वो भरी पड़ी है वहाँ पर सैकड़ों फ़ाइलों के साथ। अभी एक कज़िया खड़ा हुआ था, आपको याद है कि जिसमें कुछ यूट्यूबर्स जो हैं उनके साथ मुलाकात की थी और उसमें एक साहब आबिद अंदलीब जो हैं वो कह रहे थे कि उन्होंने चीफ जस्टिस ने हमें बताया कि ये देखो मेरे सामने कितनी फ़ाइलें जो हैं पड़ी हैं और मेरे पास कहाँ वक्त है कि मैं ये उनके फ़ैसले भी लिख सकूं। और फिर वही मुलाकात जिसपे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। तो वो फ़ाइलें शायद वहीं पे पाइल अप हो रही हैं और जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जो अदाद-ओ-शुमार हैं कि जिनकी जजमेंट्स नहीं लिखी गई हैं ऐसे सैकड़ों मुकदमात हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जस्टिस उमर अता बंदयाल का नंबर 1 है उसके अंदर। और उसमें जो है वो जो दूसरा नंबर है वो मतलब 100 से कम के करीब मुकदमात हैं जिनके समाअतें मुकम्मल हो चुकी हैं लेकिन फ़ैसले नहीं लिखे गए। वो जो जज साहिबा हैं उनका नाम है जस्टिस आयशा मलिक। हमारे ज़राए के मुताबिक तकरीबन 100 से कम ऐसे मुकदमात हैं जिनके अभी उन्होंने फ़ैसले लिखने हैं। तो जहाँ पर ये बात है वहीं पे ये भी है कि मुझे एक वकील साहब मिले, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कुछ 4 साल पहले मेरा एक मुकदमा था उसका फ़ैसला किया हुआ है वो, लेकिन वो फ़ैसला या जजमेंट जो है वो रिलीज़ नहीं की जा रही है। तो फिर उसकी तहकीक और खोज की गई तो जो अदाद-ओ-शुमार हैं ज़राए के मुताबिक उसमें जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उन्होंने एक जजमेंट जो है या एक फ़ैसला या एक हेयरिंग जो है वो मुकम्मल तो कर ली है, उसकी समाअत तो कर चुके हैं वो, लेकिन उसका जो मुकदमे का फ़ैसला है, जो जजमेंट है, वो नहीं आई है। और वो कब से नहीं आई है? वो तकरीबन उसको जो सिविल अपील नंबर 148/2018 है उसका नंबर उस मुकदमे का। और ये जो है वो जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल का बेंच था। जस्टिस साकिब निसार रिटायर हो गए। ये कराची के अंदर एनवायरनमेंट के हवाले से एक शहरी की पटिशन थी, फैसल सिद्दीकी उसमें वकील थे, जस्टिस मुनीर मलिक भी वकील थे। तो इस पर ये मुकदमा जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। आज आप ये नंबर डाल के देखें, आपको पता लग जाएगा कि उसका केस स्टेटस क्या है, वो डिस्पोज ऑफ है, उसकी जजमेंट आपको नहीं मिलेगी। और ये जजमेंट नहीं आई क्योंकि लिखी नहीं गई। तो इसको जो अरसा गुजरा है वो तकरीबन 5 साल और 4 महीने गुजर चुके हैं इस बात को। तो ये एक परफॉर्मेंस ये है। अच्छा, इसी तरह से जो है वो एक और जो मुकदमा है जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 3063L/2019 है और इसका जो मुकदमा ये इसको फैसला किया गया था वो 25/10/2019 को किया गया था और 3 साल और 9 महीने हो गए इसकी जजमेंट नहीं आई है। ये फाजिल चीफ जस्टिस ने ही ये शायद फैसला लिखना है।
इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 2916/2019 और ये इसका फैसला 25/10/2019 को हुआ, यानी इसको भी कोई 3 साल गुजर चुके हैं और इसका 3 साल और 9 महीने पहले ये फैसला महफूज हुआ, लेकिन इसकी जजमेंट नहीं आई है। तो ये उमर अता बंदयाल साहब ने जहाँ इतने सारे मुकदमात प्रिजाइड करके डिसाइड किए, उनमें जो जजमेंट्स हैं वो नहीं लिखी गई। और कानून से वाकफियत रखने वाले लोग कहते हैं कि किसी जुडिशल परफॉर्मेंस जो है वो जज के जजमेंट से लगाई जाती है, और फिर उसमें भी ऐसी जजमेंट, वो मुकदमा अहम नहीं होता कि जनाब नवाज शरीफ को बुला लिया, इमरान खान को बुला लिया, शहबाज शरीफ को बुला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो मीडिया की और उसके लिए। तो लेकिन जो कानून की नज़र के अंदर है वो ये है कि उस कानून के नज़र में अहम मुकदमा वो होता है कि वो ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है या लीगल पॉइंट है जिसके अंदर एक इनोवेशन आई है, जिससे और ज़्यादा चीज़ें जो हैं बढ़ी हैं, जूरिस्प्रूडेंस जो है वो इवॉल्व हुआ है। तो वो जो है वो एक्चुअल जुडिशल परफॉर्मेंस उसको कहते हैं। ये नहीं है कि आज मुशर्रफ का मुकदमा लगा था और जनाब उसको क्योंकि मुशर्रफ मर गया डिस्पोज ऑफ कर दिया कि चलो जी गैर मौसर हो गया। तो ये कोई जुडिशल परफॉर्मेंस के अंदर नहीं आती हैं ऐसी चीज़ें। तो बात ये हो रही थी कि जनाब अब एक और तीसरे मुकदमे की बात करता हूँ जो कि फ़ैसला हो चुका हुआ है, जिसका वो है अपील सिविल मिसलिनियस अपील है 47/2020, और इसका जो समाअत मुकम्मल हो गई थी, फ़ैसला हो गया, वो 21/9/2021 को हुआ था और इसका भी जजमेंट नहीं आई, और इस जजमेंट ना आने के लिए तकरीबन 1 साल और 9 महीने का वक्त जो है वो गुजर चुका है। इसी तरह से जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं, जिन्होंने 4000 से ज़ायद मुकदमात जो है प्रिजाइड किए और उनके फ़ैसले किए, उसमें भी उन्होंने एक सिविल अपील नंबर है 212/2008, ये जो है वो 5/3/2018 को डिसाइड हुई थी, यानी कब 5/3/2018 को, और इसमें भी कोई 5 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका, और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने ये फ़ैसला लिखना है और ये जजमेंट जो है वो नहीं आई है। तो वो 4000 मुकदमात वाले तो अपनी जगह, लेकिन ये फ़ैसला भी नहीं आया। इसी तरह जो सिविल अपील नंबर 265/2018 है, वो भी डिसाइड हो चुकी हुई है, लेकिन उसको भी वो डिसाइड हुई थी 9/1/2019 को, और इस पे भी 4 साल और 6 माह जो हैं वो गुजर चुके हैं जजमेंट नदारत। इसी तरह एजाजुल एहसन साहब जो हैं द जुडिशल परफॉर्मर, वो सिविल रिवीजन पिटीशन नंबर 420/2016 ये डिसाइड हुई थी 10/2/2021 को, 2 साल और 5 माह गुजर गए जजमेंट नदारत। इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर, जिन्होंने तकरीबन 1000 से ज़ायद मुकदमा जो हैं वो उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर डिसाइड किए हैं और परफॉर्मेंस है, उन्होंने भी कोई जजमेंट्स नहीं लिखी हैं, जिसमें एक सिविल अपील नंबर 1089/2015 एंड अदर्स है, वो जजमेंट रिजर्व्ड है, हुई थी 30/1/2019 को, यानी 4 साल और 6 माह पहले। तो ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इसकी जजमेंट जो है वो नहीं लिखी है। इसी तरह से सिविल अपील नंबर 24Q/2014 ये डिसाइड हुई थी 26/5/2021 को, और जस्टिस मुनीब साहब ने 2 साल और 2 महीने गुजर जाने के बावजूद इस जजमेंट का कोई पता अता जो है वो नहीं है। इसी तरह सिविल अपील नंबर जो है वो 26Q/2014 24/1/2019 को डिसाइड हुई, और 4 साल और 6 माह गुजर गए, लेकिन इसका भी जजमेंट नहीं आया। इसी तरह से एक सिविल अपील नंबर 97/2003 जजमेंट रिजर्व हुई 1/9/2021 को, और 1 साल 10 माह गुजर चुके हैं, लेकिन इसका फैसला नहीं आया है। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी साहब ने भी एक फ़ैसला जो है उसका जजमेंट लिखना है, और वो जो है वो केस मुकदमा नंबर जो है वो क्रिमिनल अपील नंबर 528/2016 ये उसका केस टाइटल है या नंबर है केस का, और जो रिज़र्व हुई वो 29/9/2020 को, यानी 2 साल 9 माह गुजर चुके हैं, और ये इसका फ़ैसला नहीं है। ये तो वो चंद मुकदमात थे जिनकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे ये परफॉर्मेंस शीट आई थी, लेकिन वो परफॉर्मेंस शीट शायद किसी और एंगल से थी, लेकिन जो आदाद व शुमार इस हवाले से इकट्ठे हुए थे कि उसमें कितने जजमेंट जो हैं जिनके समाअत मुकम्मल होगी लेकिन फ़ैसले नहीं लिखे गए, जुडिशल साइड पे जजमेंट्स नहीं लिखी गई हैं, उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान पहले नंबर पर हैं, जबकि दूसरे नंबर के ऊपर जस्टिस आयशा मलिक हैं, जिन्होंने 100 से ज़ायद या 100 से तकरीबन कम जो है
लेकिन नंबर 100 से नीचे ही है और 100 के करीब करीब है। वो मुकदमात के फ़ैसले लिखने हैं और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी भी हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन भी हैं। उनकी तफसीलात हमने बता दी हैं आपको। तो AQS लाइव से जो है वो हम अब मज़ीद तरफ आएंगे और ये जो अदात का गोरख धंधा न जाने क्यों अपने गले डालने की चीज़ें, क्यों ऐसी कोशिशें की जाती हैं, सबको पता है। और जो जजमेंट्स लिखी गई हैं उसमें कोई कहता है कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया गया, और जो जजमेंट्स लिखी गई हैं उसमें भी इख्तलाफात हैं। टेबल जो है वो उस पर फ़ाइलों की भरमार है, लेकिन दीगर जज साहिबान जिनके फ़ैसले हैं उनकी टेबल पे कोई फ़ाइल नहीं है, जजमेंट्स डिलीवर हो चुकी हैं, कोई मुकदमा ऐसा नहीं है। और ये जजमेंट ना लिखना, ना जाने इसके पीछे क्या वजूहात हैं। चलें अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। तो जनाब अब बातें हैं अपने दूसरे मौजू की जानिब, और दूसरा मौजू जो है वो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम मुकदमात की समाअत हुई है। एक तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 10 साल की तवील रियासत के बाद जो है वो इंसाफ मिल गया, और दूसरा जो है वो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंडे को पेश होने के लिए कहा है। तो अब ये दोनों मुकदमात क्या थे उस पर बात करते हैं। मेरे साथ हैं जनाब जहांज़ेब अब्बासी और तैयब बलोच। तैयब बलोच जो है वो इमरान खान के हवाले से जो उनकी दरख्वास्त थी कि वो जो FIR काटी गई है उनके ख़िलाफ़ अब्दुल रज़ाक शर के बेटे की तरफ से, एडवोकेट जो बलूचिस्तान में मर्डर हुए थे, उसमें उनको नामज़द किया गया, तो वो FIR क्वैश की जाए। तो उसकी कहानी हम सुनेंगे तैयब बलोच साहब से। और जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इंसाफ फराहम किया है सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 10 साल के बाद 2013 के इलेक्शन के हवाले से, तो उसकी कहानी सुनेंगे जनाब हम जहांज़ेब अब्बासी साहब। तो पहले जहांज़ेब अब्बासी साहब ज़रा बताइए कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ इंसाफ मांगता मांगता इस दुनिया से चले गए, और एक और भी उनकी जो सज़ाए मौत हुई भी है उसकी अपील भी पड़ी हुई है, वो तो नज़र नहीं आई, लेकिन नाहली का मुकदमा उनको नज़र आ गया हमारी फाजिल सुप्रीम कोर्ट को। तो ये कैसा लगा आपको आज जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मरने के बाद जो है वो इंसाफ मिल रहा था? सिद्दीकी साहब, मेरे लिए बतौर कोर्ट रिपोर्टर तो ये कोई नई बात नहीं है इस केस को कवर करने की। इसकी वजह ये है कि आपने ये भी देखा हुआ कि वो भावलपुर के नौजवान जो हैं वो फांसी लग गए थे, तो उसके बाद वो रिहा हो गए थे। जी, तो वो भी देखा, और फिर उसके बाद इस केस में कोई अलाइव क्वेश्चन नहीं था, और शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट कहानी किस्सा क्या था सारा ये तो बताएं ना, और बताएं बेंच कौन सा था। जी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, और परवेज़ मुशर्रफ के जो कागजात नामजदगी थे वो रिजेक्ट हुए। पेशावर हाई कोर्ट पे वो गए। वो पहले कहाँ से, चित्राल से या चलास से कहीं से? जी, तो वहाँ से भी उनको रिलीफ ना मिला 2013 में, और उस फैसले के खिलाफ अपील इन्होंने की। एक हियरिंग इसकी मेरे ख्याल में हो चुकी है 2018 में। अच्छा। साकिब निसार साहब शायद उस वक्त चीफ जस्टिस थे। तो उसके बाद आज सेकंड हियरिंग उस वक्त हुई जब मुशर्रफ के इंतकाल को भी अब मेरे ख्याल में 6 या 7 महीने हो चुके हैं, और फिर उसके बाद और वो बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल से कोई हियरिंग हुई ही नहीं है। सिर्फ कोर्ट ने कहा जी कि ये मामला अब क्योंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे। जी, एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, और उन्होंने भी बताया कि जी ये गैर मौसर हो चुका है। तो कोर्ट ने भी कहा कि अच्छा ठीक है, हम इसको गैर मौसर होने की बुनियाद के ऊपर डिस्पोज ऑफ करते हैं, और इस तरह से ये केस जो है वो ख़त्म हो गया। और 10 साल के बाद आखिरकार जैसे आपने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो है वो इंसाफ मिल गया है, और न सिर्फ इंसाफ मिला है बल्कि जो ज़्यादा केसेस डिस्पोज ऑफ करने की जो फहरिस्त है उसमें एक और केस का भी इजाफा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इंसाफ कैसे मिला, इस बात की वजाहत करें। क्या मतलब है आपका? आप कौन है कौन यार? आप क्या ये सलीम साफ़ी का जरगा प्रोग्राम है और आपको इरशाद भट्टी है जो मुंह उठा के आ जाएंगे? आपके प्रोग्राम में एलियन हूँ, ये बताएं कि इंसाफ मिला कैसे? भाई सेठ वकार का फैसला आ चुका है, बेशक ये इन्फ्रक्शंस हो चुकी थी। क्या वो सेठ वकार का फैसला जिसमें गद्दारी का मुर्तकब आर्टिकल 6 का मुर्तकब 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी का मुर्तकब करार दिया गया है, वो लिखा नहीं जाना चाहिए था आज? वो तो अभी फैसला आएगा तो फिर है ना। अभी तो उसी हवाले से एक अपील भी तो पड़ी हुई है, वो भी नहीं लगी हुई है यार। आप चाहते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अपील जो है प्रेजुडिस कर दें वो अहलियत वाले केस के अंदर? यही एतराज लगा था ना कि वो आर्टिकल 62-63 पे पूरा नहीं उतरते।
उन्होंने 3 नवंबर 2007 को गैर कानूनी एजेंसी लगाई, गैर आईनी इमरजेंसी लगाई, तो आज ये बात ऑर्डर में आनी चाहिए थी। ये गैर मौसर होने की बुनियाद पे तो खारिज तो नहीं हुआ। इमरान ऑर्डर मैंने लिखना है। सर हम सिर्फ इस बात पे खुश हैं कि एक केस डिसाइड हुआ है एक मुकदमा तो कम हो गया ना यार। कम हो गया। हम इस पे सवाल चेक करने मेरी माफी। हाँ बिल्कुल, अब आप ऐसे खाम में आ जाते हैं। बताएं भला। हम बता रहे हैं इनको कि जनाब अभी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की उनको जो सजाए मौत हुई थी आर्टिकल 6 के अंदर, जस्टिस वकार सेठ ने, वो पड़ा है पेंडिंग, लेकिन पता नहीं ये क्यों वो कागजात नामजदगी के मामले में चीफ जस्टिस को मजबूर कर रहे हैं कि वो उनके ऊपर आर्टिकल 6 वाली कार्रवाई उस पर भी कोई फैसला सुना दें। तो इमरान वसीम साहब ये थोड़ा सा देख लें ना, चीफ जस्टिस मेरा ख्याल हो सकता है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वो अपीलें भी लगा दें और उसके साथ मुज़ाहिर नकवी साहब ने जो फैसला दिया था अदालत को कलअदम करने का, वो भी जो है पाकिस्तान बार काउंसिल की अपीलें हैं वो भी लगा दें। हो सकता है ना, तवक्को तो की जा सकती है ना। लेकिन सर ये बहुत अच्छी खबर है, मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूँ कि हाँ। जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें से एक केस कम हो हो गया। इसको हमें हाईलाइट करना चाहिए। ये एक केस बिल्कुल कम ठीक हुआ है। बात है आपकी, बहुत दुरुस्त बात है। और चीफ जस्टिस के क्रेडिट में भी इजाफा हुआ है कि भाई उन्होंने एक और केस निपटा दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी इसी वाले से आपने सुना है हमने जो गुफ्तगू की थी। अच्छा, तो अपना तैयब बलोच साहब ये बताइए कि आज इमरान खान साहब के हवाले से क्या हुआ, क्यों बुला लिया अदालत ने? बेचारे पहले ही इतने सारे मुकदमात में, कभी साइफर में, अब वो नया साइफर का किस्सा भी शुरू हो गया है। उधर से FIA 25 जुलाई को बुला रही है, इधर सुप्रीम कोर्ट उनको बुला रही है, उधर तोशा खाना की अदालत उनको बुला रही है, उधर वो इद्दत में निकाह वाला मसला उनके ऊपर फंसा हुआ है, ऊपर से इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात। यार छोटे से बच्चे की जान लोगे क्या? सही देखिए, जान के वैसे ओवरऑल जितने भी आपने मुकदमात गिनवाए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रही है, तो उसमें तो मोस्टली में हम देख रहे हैं खान साहब की माल की ओर। ये माल की मतलब हमारी ज़बान का एक लफ्ज़ है कि जिसको आप सहूलतकारी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो यहाँ पे जो केस आया स्पेसिफ़िकली, ये क्वेटा में एक वकील थे अब्दुल रज़ाक शर बलोच थे, जाफराबाद से उनका ताल्लुक़ था। वो कत्ल होते हैं और उनकी FIR जो है वो उनके बेटे की मुद्दत में FIR कटती है, तो वो उसने नामज़द कर दिया इमरान खान को कि भाई मेरे वालिद का कातिल ये है। अब उसमें सिद्दीकी साहब रीज़न भी है, वजह भी है, मतलब ऐसे हवा में उसने नहीं किया, क्योंकि उसके वालिद ख़ुद तहरीक इंसाफ के किसी दौर में रुकन रहे लीडर थे, वहाँ के मकामी लीडर थे। और जब ये सूरी उनके साथ कासिम सूरी ने ज्वाइन किया था, वो भी उसके साथ उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन 9 मई का जो सानिया हुआ, उस सानिए से उनका माइंड चेंज हो गया कि भाई जिसको मैं लीडर समझ रहा था ये तो रियासत का गद्दार निकला, इदारों पे हमले आवर हुआ। तो उन्होंने इसी चीज़ को प्ली बनाया और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चले गए अब्दुल रज़ाक शर साहब कि भाई मैं इसको तो लीडर समझता था, ये तो रियासत का गद्दार है और इसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का कार्रवाई किया जाए। तो वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उसकी दरख्वास्त चली गई, दरख्वास्त पे नंबर लग गया, फ़िक्स हो गई, उसकी समाअत होनी थी। इससे कबल कि उसकी समाअत होती एक रोज़ पहले वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट जा रहा था। क्वेटा के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है उसके सामने सुजुकी का अड्डा है, तो वहाँ पे उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। तो ऑटोमेटिकली अब उसके बेटे का भी शक उसी पे गया कि भाई मेरे वालिद की तो दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। मतलब ऑटोमेटिकली ना कहें, जो भी है वो मुद्दई है, मुद्दई का हक है कि वो किसको वो कहते हैं। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा हक है कि मैं FIR में किसको नामजद करता हूँ, तो फिर उसके बाद तफ्तीश है, तफ्तीश के मराहिल। बिल्कुल, तो उसी वजह से उसने जो पहला उसको शक जाता था तो उसने अपने वालिद के कत्ल के अंदर उसको वो कर दिया। तो अब उसमें हुआ ये है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इसको, तो आज जो बेंच लगा था वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तो उनकी डिसमिस कर दी कि हम इंक्वायरी नहीं रोक सकते हैं, ठीक है ना। दो मेंबर बेंच था। उसके बाद फिर जो है जस्टिस आयशा और जस्टिस एजाजुल ऐसे पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था। और उन्होंने कहा कि हम 2 जज साहबान हैं, तो चीफ जस्टिस को मामला भेज दिया कि बड़ा बेंच बनाए। हाँ, और उसमें भी चीफ जस्टिस आज जो था वो जो बड़ा बेंच था वो बला। हाँ, अब जो चीफ जस्टिस को मामला भेजा गया ना, उसमें अगर गुज़िश्ता समात पे जाएँ जब 2 रुकनी बेंच था, ये जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस आयशा वाला, लतीफ़ खोसा कहते रहे थे कि आप ये मामला चीफ जस्टिस को भेजें। उन्होंने कहा हम क्यों भेजें, आप दरख्वास्त दायर करें। उन्होंने दरख्वास्त भी दायर की भाई कि 3 रुकनी बेंच बनाया जाए, चूँकि डिवीज़न बेंच का फ़ैसला है।
लेकिन बाद में हमने देखा जब वो रिटर्न आर्डर आया तो उसमें मामला वाकई उन्होंने भेज दिया था चीफ जस्टिस को। बहरहाल उस पे फिर ये बेंच बना 3 रुकनी, तो जस्टिस याया खान अफरीदी थे, जस्टिस मुसर्रत हिलाली थी और अपने वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी सर, बड़े मोहतरम मुज़ाहिर नकवी साहब थे। तो ये 3 वही मुज़ाहिर नकवी साहब ना, जिन्होंने ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाला ट्रायल जो था हाँ। उस अदालत को जस्टिस कलअदम करार दिया था, मुज़ाहिर जस्टिस मैं मुज़ाहिर तो लियाकत नकवी मोहतरम भी साहब, कह रहा हूँ, और वो उनके मोहतरम ख़िलाफ़ कोई एक रेफरेंस भी आया हुआ है वो मियाँ दाऊद एडवोकेट की जानिब से, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से, कि वो लाहौर के अंदर उन्होंने कोई बहुत बड़ा 5-4 कनाल का जो है वो ट्रकों वाली पॉश सरकार एरिया भी में, कहा जा रहा है लोग वैसे। यार ऐसा ना किया करें आप, मैं तो नहीं कह मतलब रहा, है मैं कि अवाम की बात जब कर रहा तक उनके ऊपर वो है, बहरहाल उसकी जैसे सरदार तारिक मसूद साहब के हूँ। ये पास वैसे है, हमने देखा वो ये छुट्टियों सुप्रीम के बाद कोर्ट की फिर जो देखें उसमें बिल्डिंग क्या होता है है। इसको वो ट्रक व आर्ट के साथ पूरा एक यार ये रंगीन तो कर दिया लोग गया। बहुत सोशल गलत मीडिया की करते हैं ना, बात है। सोशल मीडिया की बात। हम वैसे अवाम के लिए ये कह रहे हैं ना कि ये वो चीज़, तो वही जस्टिस मुज़ाहिर नकवी अब सब समझ गए हैं। हाँ। तो ये 3 रुकनी बेंच था। तो और जैसे मुज़ाहिर नकवी एक और भी आपको याद है 25 मई को जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आए थे पेशावर से और यहाँ पे उन्होंने जलसा करने की इजाज़त नहीं मांगी थी और मालकी कहा था कराई कि थी डी उसकी। हाँ, चौक तो जब जो डीआईजी थे जो इस वक्त भी हैं, उन्होंने कहा था कि जनाब वो देखें वो डी चौक में पहुँच गए हैं तो और जो है ना वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा खामोश जाओ तुम जाके जलसे की इंतजाम करो। फिर इससे भी बढ़ के एक और भी 2 अज़खुर नोटिस करवाए हैं इन्होंने मुज़ाहिर नकवी साहब ने, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने। एक याद है कि जब पीडीएम का नया क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम हाँ में भाई इंटरफेरेंस कि ये गवर्नमेंट जरदारी साहब और ये जी अब इक़्तिदार में आ गए हैं नवाज शरीफ, तो ये अपने केसेस और वो फिर यहाँ से आर्डर, वो मुकदमा भी बहुत अरसे से नहीं लगा। हाँ, वो उसमें भी आर्डर हुआ कि जी FIA का रिकॉर्ड है तो उसको इतने लाख्स में रखा जाए, ये सेफ बंद की जाए, पता नहीं क्या कुछ था। नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ, सिर्फ ये कहा ना कि रिकॉर्ड में रिकॉर्ड वही महफूज का नहीं, देखो तरीक़ाकार वो क्या तो था। देखें ना, चलें अच्छा, बहरहाल फिर आगे एक और चलें। ये पंजाब इलेक्शन, वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को CCPO वाले केस में तलब कर लिया था, मुज़ाहिर नकवी साहब उस बेंच का भी हिस्सा थे। वो 14 मई के इलेक्शन हाँ। नोटिस वाला, हाँ, तो वो मुज़ाहिर नकवी वो साहब 4-3 वाला फटा, वो जो चलें, ठीक है यार, चीफ अब जस्टिस आगे चले ना। अच्छा, हाँ। अब ये मुज़ाहिर नकवी साहब मौजूद थे तो लतीफ़ खोसा साहब पेश होते हैं और उन्होंने जो है वो आर्ग्यूमेंट किए। उन्होंने कहा पहले वो डिवीज़न बेंच सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था तो अब आपके पास लग गया है। तो उन्होंने कहा आप चाहते क्या है? तो उन्होंने कहा जी हम ये चाहते हैं कि ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ क्वेटा के अंदर FIR दर्ज की गई है, ये FIR जो है इसको क्वैश किया जाए, कलअदम करार दे दिया, ख़त्म कर दी जाए। तो इस पे जस्टिस याया खान अफरीदी ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा मैं समझ नहीं रहा आप क्या चाह रहे हो कि पूरी की पूरी FIR ख़त्म कर दी जाए, ये कैसे मुमकिन है? एक बंदा कत्ल हो चुका है तो उसका FIR तो एक नेचुरल वो है, एक लॉ का प्रोसेस Consequence कटता है। है तो उसका FIR तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो आपका जी वो हमें नामजद कर दिया गया उसमें और अक्यूज़ रख दिया गया, मुल्ज़िम। तो मुज़ाहिर नकवी साहब कहते हैं कि ये मुल्ज़िम का डेफिनेशन तो ये जो ब्रिगेडियर FBLA वाला केस आजकल, तो इसके अंदर इसका आया तो आपको नामजद क्यों कर दिया गया? तो उन्होंने कहा भाई वो उसके बेटे ने और ये हमें नामजद किया। लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं जबकि उसकी जो बेवा है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा ये तो हमारा अपना इंटरनल मैटर था, इसमें इमरान खान कहाँ पे घुस के आया? जिस पर वो मुसर्रत हिलाली ने फिर ये सवाल किया कि जस्टिस मुसर्रत जस्टिस हाँ जस्टिस हाँ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने ये सवाल किया कि वो फिर मुद्दियत में जिसके कटा है तो अगर उसने ऐसी कोई बात की तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई और ये वो। लेकिन यहाँ पे अमानुल्लाह कुनरानी जो है वो शायद उनके बेटे की जानिब से वकील थे और वीडियो लिंक के ज़रिए थे, तो उन्होंने कहा भाई वो मुद्दई वो है जो उसका बेटा है और वो उसका वारिस है। और हम वैसे हमारे बलोची रिवायात के अंदर जो पग होती है वो बेटे के सर पे आती है, ठीक है। तो नहीं वो बलोची रवायात तो अपनी जगह हाँ। पे है, लेकिन जो लीगल हेयर है वो उसकी तो कानून के अंदर तो हमारे यहाँ और ही वही हाँ। है ना, और ठीक है ना, खातून माँ भी बीवी भी हो सकती हो बेटा सकती भी है, हो लेकिन सकता उसका। लेकिन FIR तो अब कट गई ना सिक्की हाँ। साहब। आपको भी पता है कि बीबी शहीद का FIR स्टेट की मुद्दियत में कटा ठीक था, हो गया, वो ठीक चेंज हो नहीं गया, हो सकता। बिल्कुल ठीक। तो आज इस जो है। इस पे उन्होंने कहा कि भाई आप चाहते क्या हैं वो आप हमें अब बता दें। तो उन्होंने वही क्वैश, उन्होंने कहा ये तो अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन अब आपका प्रोसेस क्या है, तो अब क्या चाह रहे हैं? तो उसने उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उन्होंने जो है कहा कि JIT में पेश हो जाएं, तो हम तो JIT को नहीं मान रहे। अच्छा आप JIT को भी नहीं मान रहे? उन्होंने कहा JIT गैर कानूनी तश्कील दी गई है। अच्छा फिर अभी तो उन्होंने कहा, फिर उसने कहा कि आप हमें रिलीफ दें। उन्होंने कहा रिलीफ तो अब आपको मिल नहीं सकता ना, रिलीफ ऐसे तो आपको नहीं मिलेगा। रिलीफ देने के लिए फिर यही है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो इस पर कोर्ट ऑफ लॉ के सामने ये जैसे मतलब जाहिर है वैसे भी मेरे ख्याल में इसकी वजह ये भी होगी ना कि उनकी जो एक
जब यहाँ पे नहीं हुई थी तो इंटरम बेल जो ली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो भी ख़त्म हो गई भी है। हाँ। 17 तक थी मेरा ख्याल है। हाँ हाँ तो अब जो है वो अगर बेल भी होती है या वो भी है तो एक्यूज़ का पेश होना ज़रूरी है बिल्कुल। अदालत के सामने। तो इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान आप- खान को हाँ। मंडे को कहा कि 10 पेश बजे पेश हो। लफ्ज था सरेंडर, कोर्ट ऑफ लॉ में आके खुद को सरेंडर करें। तो वो ठीक है। याया खान अफरीदी ने कोर्ट ऑफ लॉ का कहा, फिर उन्होंने कहा चलो भाई हमारी कोर्ट में पेश हो जाए। हाँ, सरेंडर बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑफ लॉ। हाँ ठीक है। तो वो पे चलो भाई हमारी कोर्ट में। तो इस पे वो लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि वो आज यहाँ पे पेश हो रहे हैं, तो आप कहें तो इधर हम आज पेश कर अभी आ देते जाते हैं, हैं, हाँ। अभी आ जाते हैं। तो मज़ाहिर नकवी ने भी कहा, अब जस्टिस मुज़ाहिर। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कि वो पेश हो रहे हैं, तो फिर याया खान अफरीदी की तरफ देखा और कोशिश की कि भाई आज ही उसको पेश करा दें। तो याया खान अफरीदी ने कहा जस्टिस कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बलूचिस्तान हुकूमत और उनके जो वकला हैं, हमने उनको भी तो सुनना है ना, उनका स्टेटमेंट क्या है। फिर उस पर पूछा कि भाई आपका यहाँ पे क्या है। तो उन्होंने जो बलूचिस्तान हुकूमत के वकील पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि हमने अपना एक स्टेटमेंट तो दे दिया है, और दूसरा ये है कि मुझे जब उनसे सवाल ये किया गया कि भाई ये इसके नाकाबिल ज़मानत वारंट जो हैं वो क्यों जारी कर दिए गए हैं या किए गए हैं, तो उसने कहा ये मुझे नहीं पता, ये तो तफ्तीशी बता सकता है, और तफ्तीशी बलूचिस्तान या क्वेटा से यहाँ आ नहीं सका, वीडियो लिंक की दरख्वास्त नहीं कर सके। तो ये आप फिर हमें वक्त दें, तो वो तफ्तीशी आएगा तो जो केस को वो प्रोब कर रहा है वो आपको फैक्ट्स और हक़ाइक़ बताएगा। मुख्तसर ये है कि अब जो है वो समाअत मंडे को होगी, अब समाअत मंडे को होगी और मंडे को वो सरेंडर करेंगे। और सरेंडर अगर करने इमरान के खान बाद फिर- पेश ना हुए तो फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंस होंगे, फिर और कोई तारीख पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में तो पेश होंगे ना। अच्छा। उसको पता है माल की होनी है तो मेरी इधर से ही होगी। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं कहते हैं वो यहाँ पे। आप खाम खा के अंदर इस किस्म की बातें नहीं किया करें आप। अच्छा नहीं करते। अच्छा, तो अपना और तो कोई इम्पोर्टेंट केस नहीं था आज मेरे ख्याल में। और अब कल जो है वो कल एक important case होने जा रहा है, military court सिविलियन के का जो फौजी ट्रायल है उसके ऊपर अटर्नी जनरल ने बताना है कि वो जो अपील का हक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, और उसके हवाले से क्या कर रहे हैं, या वो यही चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही उसकी कोई डायरेक्शन दे। क्योंकि जैसे याया अफरीदी ने कहा था कि आप अदालत को क्यों कह रहे हैं लेजिस्लेट करने के लिए, आप खुद क्यों कोई कानून इस बारे में नहीं बनाते हैं। तो जनाब कल जो है वो अहम मुकदमा होगा और उसकी रुदाद लेकर भी आपके पास आएंगे। गो कि उस मुकदमे के अंदर गुज़िश्ता समात पर उससे पेवस्ता समात से चीफ जस्टिस ने यू टर्न लिया था। यू टर्न था। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने